स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो हेनरी फ्यूल को 14 प्रिंसिपल्स को हमने पढ़ा था, उसमें मैंने कंप्लीट कर लिया था। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि साइंटिफिक मैनेजमेंट जो डेवलप किया था FW टेलर ने, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए स्टूडेंट, जो सबसे पहले हमारा जो FW टेलर क्या बैकग्राउंड था, उनका क्या हिस्ट्री था, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। कि जो W टेलर थे वो बॉर्न कब हुए थे? 1856 अमेरिका में बॉर्न हुए थे और 1870 ही ज्वाइन मिडविल स्टील कंपनी ज्वाइन किए थे एज ए मैकेनिकल इंजीनियर। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या कहते, यूजिंग हिज इंजीनियरिंग बैकग्राउंड टेलर सेट आउट साइंटिफिक स्टडी एंड टेक्निक्स। देखिए यहाँ पे दो चीज़ें, एक चीज़ है साइंटिफिक स्टडीज़ एंड टेक्निक्स। देखिए जो हेनरी फ्यूल थे, हेनरी फ्यूल ने उन्होंने एक मैनेजमेंट का प्रिंसिपल उन्होंने बताया था कि किस तरीके से फॉलो होना चाहिए, जबकि FW टेलर ने इन्होंने साइंटिफिक प्रिंसिपल के बारे में बताया। साइंटिफिक प्रिंसिपल मतलब साइंटिफिक स्टडी मतलब टेक्निक, मतलब कि कोई भी काम एक वैज्ञानिक रूप से काम होना चाहिए, मतलब हर चीज़ एक लॉजिक, एक तर्क होना चाहिए, उसके हिसाब से काम होना चाहिए। उन्होंने इन चीज़ों पर फोकस किया। डैट इज़ अ साइंटिफिक स्टडीज़ एंड टेक्निक, जिसको हम साइंटिफिक प्रिंसिपल ही बोलते हैं। जनरल प्रिंसिपल कौन होता है? जनरल प्रिंसिपल आपका हेनरी फ्यूल का हो गया, जबकि एक साइंटिफिक प्रिंसिपल किसका हो गया? आपका FW टेलर का हो गया। ही वॉज प्राइमली कंसर्न अबाउट इफिशियंसी ऑफ वर्कर, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इनका मेन मोटिव था इफिशियंसी बढ़ाना, वर्कर की इफिशियंसी क्या करना, उसको यूज़ करना और रिसोर्सेज को मैक्सिमम करना। कि मतलब कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स का मतलब कि रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूज़ करना, मैक्सिमम यूज़ करना और वर्कर की इफिशियंसी इंक्रीज़ करना, यही मेन इनका फोकस था। टेलर प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स वर बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन बी कंडक्ट इन फैक्ट्रीज वेयर मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन लैक प्लानिंग एंड वर्किंग मेथड वर हैजार्ड। कहने का मतलब ये है कि जो टेलर के जो प्रिंसिपल था, उनका जो ऑब्जर्वेशन था, उनका वो एक फैक्ट्री पर बेस पर उनको उन्होंने ऑब्जर्व किया था कि फैक्ट्री में वर्कर्स जो काम कर रहे हैं किस तरह से काम कर रहे हैं। ठीक है, उनका काम करने का कौन कौन तरीका है। ठीक है, उनका प्रोडक्शन कहाँ प्रोडक्शन लैकिंग कर रहे हैं। ठीक है, वर्किंग मेथड में क्या क्या प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम को दूर करने उन्होंने क्या दिया, एक साइंटिफिक स्टडीज़ दिया, एक टेक्निक दिया कि इस टेक्निक से, इस साइंटिफिक तरीके से अगर काम करा जाए तो वर्कर की इफिशियंसी इंक्रीज़ होगी और जितने भी जो ऑर्गेनाइजेशन फैक्ट्री में जो रिसोर्सेज हैं उसका मैक्सिमम रिसोर्सेज का यूज़ होगा, जिससे कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या होगा, अचीव होगा और मैक्सिमम आउटपुट आएगा। यही इनका मेन मकसद था। अब टेलर ने क्या कंट्रीब्यूशन किया, जल्दी इसको पढ़ लेते हैं हम लोग। टेलर को हम लोग बोलते हैं FW टेलर बिकम अ फेमस एज अ फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। इनको क्या बोला गया? फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। हिज मेन कंट्रीब्यूशन क्या था? which is him so far. Taylor published books and research papers explaining his scientific view on इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट। इनका मेन था इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट पर फोकस करना। ठीक है, उन्होंने एक उन्होंने बुक भी पब्लिश किया, रिसर्च पेपर किया था। उन्होंने क्या किसके बारे में डिस्कस किया था कि जो हमारी इंडस्ट्रीज ऑर्गेनाइजेशन है मैनेजमेंट, उसको किस तरह रन करना चाहिए, क्या साइंटिफिक तरीके से उसको रन करना, इसके बारे में डिस्कस किया था। उनका मेन मेजर क्या था? हिज मेजर कंट्रीब्यूशन वाज पब्लिशिंग शॉप मैनेजमेंट दिया था। पीस रेट वेज सिस्टम था, उसको उन्होंने दिया था। एंड प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये तीन चीज़ें उन्होंने इस पर फोकस किया था। ठीक है, तो इन्होंने टेलर ने ये चीज़ों के बारे में बताया था, जो हम लोग इस चैप्टर में, जो इस टॉपिक में हम लोग प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। अब देखिए हम लोग पढ़ते हैं टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या कहते हैं, मीनिंग क्या थी। कि साइंटिफिक मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड एप्लीकेशन ऑफ साइंस ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट। इन जनरल लैंग्वेज इट मीन्स अप्लाई साइंटिफिक टूल्स, मेथड्स एंड ट्रेंड पर्सनल इन ऑर्डर टू इंक्रीज द आउटपुट। ठीक है, इनका मेन चीज़ क्या था? जनरल ये था इनका कि हम क्या करें, जनरल जो लैंग्वेज समझ सकते हैं, जो साइंटिफिक इनका जो मैनेजमेंट था कि साइंटिफिक टूल्स को यूज़ करना, उसके मेथड को यूज़ करना, उसको एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करना। ठीक है, ताकि हम क्या कर सकें,
आउटपुट को क्या कर इंक्रीज कर सके। यही मेन है कि साइंटिफिक तरीके से, साइंटिफिक टूल इक्विपमेंट्स का, साइंटिफिक मेथड तरीके से, और एम्प्लॉयज़ को क्या कर सकें, ट्रेन पर्सनल, मतलब एम्प्लॉयज़ को क्या कर सकते, ट्रेन कर सकें इन ऑर्डर टू इंक्रीज द आउटपुट। ये था साइंटिफिक मैनेजमेंट इंसिस्ट ऑन रिप्लेसमेंट ऑफ रूल ऑफ थम बाय साइंस। दैट मीन्स डिसीजन इन ऑर्गेनाइजेशन शुड नॉट बी टेकन ऑन द बेसिस ऑफ विल्स एंड विशेस ऑफ मैनेजर्स। इनका ये मेन मकसद था कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन में डिसीज़न हो, जो भी एक्शन लिया जाए, वो किसी भी मैनेजर के विल, मतलब उनकी इच्छा पे नहीं, कि एक रूल ऑफ थंब के हिसाब से नहीं होना चाहिए, जो मैंने कह दिया वही हो। नहीं, जो भी काम हो एक साइंटिफिक तरीके से काम होना चाहिए, एक साइंटिफिक तरीके से डिसीजन होना चाहिए। ये मेन इनका मकसद था। बट डिसीजन मस्ट बी बेस्ड ऑन साइंटिफिक कंडक्टेड बाय यूजिंग साइंटिफिक टूल्स। वही कह रहा है कि साइंटिफिक टूल्स और साइंटिफिक मेथड से भी कोई चीज़ को, मेथड को यूज़ करना चाहिए। ये मेन का मकसद था। अब देखिए इसकी डिफिनेशन आप देख लीजिएगा, अलग अलग जो राइटर्स हैं कुछ ने दिया, डब्ल्यू टेलर ने भी दिया कि साइंटिफिक मैनेजमेंट मीन्स एग्जैक्टली व्हाट यू वांट डू एंड सीइंग दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। क्या जो साइंटिफिक में उस नॉलेज को कहते हैं जो एग्जैक्टली क्या करता है कि जो हम देख रहे हैं उस चीज़ों को हम आसान तरीके से कर सकें। ये मैंने, और जो राइटर ने उसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब क्या साइंटिफिक क्या क्या मैनेजमेंट दिया था उन्होंने। टेलर हैड 4 प्रिंसिपल, इन्होंने 4 प्रिंसिपल दिए, याद रखिएगा। टेलर का साइंटिफिक मैनेजमेंट कितना था, 4 प्रिंसिपल था, विच आर एक्सप्लेन बिलो। पहला क्या है, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, जो हमने भी बताया आपको कि टेलर ने ये कहा था कि जो जॉब होना चाहिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में, वो क्या होना चाहिए, इट शुड बी बेस्ड ऑन साइंटिफिक इंक्वायरी होनी चाहिए, नॉट ऑन इंट्यूशन, मतलब अपनी सोच से नहीं होनी चाहिए, एक साइंटिफिक इंक्वायरी होनी चाहिए और उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए, हिट और मिस मेथड नहीं होना चाहिए। किसी एम्प्लॉय को अगर हमने काम पर रखा उसको निकाल दिया, नहीं, हम सबसे पहले एम्प्लॉयज़ को देखेंगे कि उसकी साइंटिफिक इंक्वायरी करेंगे, वो बंदा किस चीज़ में एक्सपर्ट है, ठीक है। साइंटिफिक इंक्वायरी का मतलब कि बंदा किस चीज़ में कैपेबल है। अगर मान लें किसी हम प्लम्बर को हायर करते हैं, उससे इलेक्ट्रीशियन काम कराएं तो वो नहीं कर पाएगा, तो यही कह रहा है कि उसके पहले साइंटिफिक इंक्वायरी करनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को, और उसको तब जब उसको काम ना चाहिए। ये नहीं कि उसको हिट मिस कर दी, निकाल दिए। ही सेड दैट ही मस्ट बी थिंकिंग बिफोर डूइंग, विच इज़ नॉट इन केस ऑफ रूल ऑफ थंब। रूल ऑफ थंब नहीं होना चाहिए। रूल ऑफ थंब मीन्स डिक्टेटरशिप ऑफ मैनेजर वेयर एज scientific decisions are based on cause and effect and scientific measurement of method and ways of production। ये कह रहा है कि रूल ऑफ थंब पर नहीं होना चाहिए, कोई मैनेजर डिक्टेटरशिप नहीं होना चाहिए, एक साइंटिफिक डिसीजन होना चाहिए जो हमारे कॉज एंड इफेक्ट को बताए कि हम जो ले रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं, उस पर हमारा क्या रिजल्ट आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम काम करें, साइंटिफिक मेजरमेंट करें, ठीक है। यह इन्होंने इसके बारे में बताया था, ठीक है। एग्जाम्पल देख लीजिए, इसमें दिया भी है कि रूल ऑफ थंब द स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड टू डू पर्टिकुलर जॉब इज डिसाइडेड बाय द मैनेजर्स ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस। साइंटिफिक मैंने कह रहा है कि जैसे कि कोई भी काम अगर दिया जाए तो टास्क को एक क्या होना चाहिए, एक साइंटिफिक तरीके से होना चाहिए कि स्टैंडर्ड टाइम बनाना चाहिए, काम होना चाहिए। जैसे मान लें एग्जाम्पल तौर पर कि हमने कोई किसी फैक्ट्री इंडस्ट्री में प्लम्बर को काम दिया कि तुम इसको आधे घंटे में कर लो, तो ये पता है कि प्लम्बर ये आधे घंटे में काम को कर लेगा, ऐसा नहीं कि वो 3 घंटे में काम कर रहा है, तो ये क्या नुकसान हो जाएगा। तो कोई भी वर्क को साइंटिफिक स्टडी होनी चाहिए, ये तरीका था। जैसे आप लोग एग्ज़ाम में जाते हो, पेपर देते हो, 3 घंटे पेपर होता है, तो एक साइंटिफिक तरीके से पेपर बना हुआ है कि बच्चे 34 क्वेश्चन 34 क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में वो 3 घंटे में कर लेंगे। ऐसा नहीं कि आपको 1 घंटा दे दिया गया, नहीं 2 घंटे में करना, नहीं, उसके बाकायदा उस पर रिसर्च हुआ है, एक साइंटिफिक तरीके से एक प्रोसीजर बना हुआ, उस पर बाकायदा ऑब्जर्व किया गया कि ये बच्चा इतने देर में पेपर को कर लेगा। तो वही कह रहा है कि टेलर क्या कहते थे कि जो भी वर्क हो साइंस होना चाहिए, साइंस के बेस पर होना चाहिए, नॉट अ रूल ऑफ थंब, कि ऐसा नहीं जैसे मन कैसे कह दिया, मिस आउट कर दिया, किसी को निकाल दिया, नहीं, साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन हो चाहिए कि वर्क इतनी देर में हो जाएगा, ठीक है, तभी वर्कर्स को उतना ही काम दें ताकि इस काम को वर्कर आसानी से कर ले उस टाइम में, ठीक है। अब देखिए इसमें
अब आगे इसमें जो आप केस स्टडीज़ को पढ़िएगा आप लोग, ठीक है, केस स्टडी में अलग से हम आपको बताएंगे, ठीक है, तो काफ़ी वीडियो हमारा काफ़ी लेंदी हो जाएगा, ठीक है। इसमें जो कीवर्ड्स उसको देख लीजिए क्या कह दिया, उसको मैंने बारे में समझा दिया आपको। अब आइए नेक्स्ट हमारा है हारमोनी नॉट डिस्कॉर्ड। अब इन्होंने ये बोला कि हारमोनी होनी चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। हारमोनी मतलब अच्छा माहौल होना चाहिए, कोई डिस्कॉर्ड, कोई कलह नहीं होना चाहिए, झगड़ा नहीं होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, दोज हु वर्क टुगेदर इन एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी इन हारमोनी, डैट इज़ विथ म्यूचुअल गिव एंड टेक, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। एक दूसरे से क्या प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, एक साथ मिलकर काम करना चाहिए, ठीक है। जनरली ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, दो ग्रुप होते हैं, पीपल होते हैं, क्या होता है, वर्कर होता है, एक मैनेजमेंट ग्रुप होता है। अब बोथ ग्रुप में अक्सर क्या लड़ाई झगड़ा होता रहता है, तो हमेशा क्या है, एक दूसरे को अंडर पेड या ओवर पेड नहीं करना चाहिए। जिससे कि वर्कर्स को ये नहीं समझना चाहिए कि बॉस हमें सिर्फ ऑर्डर देता है, हमारे पे काम लाता है, और मैनेजर को ये भी नहीं समझना चाहिए कि वर्कर सिर्फ काम करने के लिए नहीं, सबको मिलजुल के काम करना चाहिए, अच्छे तरीके से एक अच्छा माहौल क्रिएट करना चाहिए, ठीक है। यही कहा उन्होंने कि टेलर इंसिस्ट दैट दे नीड फॉर बोथ द ग्रुप टू चेंज द एटीट्यूड्स ऑफ इच, जो दोनों को अपना के एटीट्यूड को चेंज करना चाहिए। ही इंसिस्ट ऑन मेंटल रिवोल्यूशन, एक वर्ड है मेंटल रिवोल्यूशन, विच मीन्स कंप्लीट चेंज ऑफ एटीट्यूड एंड आउटलुक ऑफ ईच अदर। एक दूसरे के जो एटीट्यूड है वो अपने उसमें बिहेवियर में चेंजेस लाना चाहिए, और एक दूसरे को हेल्प करके साथ ऑर्गेनाइजेशन वर्क करना चाहिए, गोल को अचीव कर लेना चाहिए, ठीक है। ये मेन इसका मोटिव था, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें एक एग्जांपल क्या दिया है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्कर इज़ टू अर्न मोर एंड ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट इज मैक्सिमाइज प्रोडक्शन इंस्टीट्यूट ऑफ डिस्कॉर्ड फॉर इच। मतलब कहने का मकसद एग्जांपल दिया है कि ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि वर्कर्स खूब ज़्यादा काम करवाया जाता है ताकि मैक्सिमम हम क्या कर सकें, हम ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रॉफिट कमा सकें, और वर्कर का कैसे जल्दी काम करके हम ज़्यादा पैसा कमा सकें। तो इस तरह होना चाहिए, जो भी होना चाहिए एक म्यूचुअल रेस्पेक्ट के साथ, एक मेंटल रिवोल्यूशन के साथ, एक दूसरे के एटीट्यूड को मेंटेन करके, एक दूसरे को रेस्पेक्ट करके काम को क्या करना चाहिए, कंप्लीट करना चाहिए। जापानीज़ में ऐसी होता है, इन जापानीज़ कंपनी लाइक प्रिंसिपल प्रैक्टिकल एज हियर मैनेजर्स ट्रीट वर्कर एज अ पार्ट ऑफ देयर फैमिली। जापान में तो वर्कर्स का एक फैमिली तरह समझा जाता है। And workers also do not show their agitation by doing strike, and rather they tie black ribbon or show the dissatisfaction against sympathy of the manager। कहने का मकसद ये है कि जापान में क्या होता है, कभी कोई स्ट्राइक नहीं होता है, कभी कोई जापान में वर्कर अगर नाराज़ होते हैं तो वो क्या करते हैं, काली पट्टी बांध करके काम करते रहते हैं, लेकिन इनको ये मैसेज दे देते हैं मैनेजर को कि हम आपकी इस मैनेजमेंट से हम खफा हैं, लेकिन हम काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह का काम होना चाहिए। अगर कोई चीज़ में अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप एक अपनी काम करते अपनी बातों को कह सकते हैं। जैसे कि आप क्रिकेट मैच देखते हैं, कोई प्लेयर डेथ कर जाता है, ठीक है, फॉर्मर क्रिकेटर, तो उसके शोक में लोग क्या करते हैं, काली पट्टी बांध के क्रिकेट खेलते हैं और गेम चलता रहता है। उसी तरह फैक्ट्री इंडस्ट्री में भी क्या होता है, गेम एक तरह काम होता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। अब ये कह रहे हैं कि कॉपरेशन होना चाहिए, एक इंडिविजुअलिज्म नहीं होना चाहिए, एक अपनापन नहीं होना चाहिए कि मेरा ही सब कुछ है। दिस प्रिंसिपल इज एक्सटेंशन ऑफ द हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल वर्क मस्ट बी कैरिड ऑन इट्स कॉपरेशन, ठीक है, विथ ईच अदर विद द म्यूचुअल कॉन्फिडेंस एंड अंडरस्टैंडिंग फॉर ईच अदर। मतलब कॉपरेशन होना चाहिए एक दूसरे से, और म्यूचुअल कॉन्फिडेंस, आपसी कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक, विश्वास होना चाहिए, और अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए दूसरे को। तो वर्कर्स मैनेजर मस्ट वर्क इन कॉपरेशन होना चाहिए। द मैनेजमेंट मस्ट टेक वर्कर इन कॉन्फिडेंस बिफोर सेटिंग अप द स्टैंडर्ड टास्क फॉर देम, बिकॉज व्हेन स्टैंडर्ड ऑफ टारगेट्स आर सेट अप इन कंसल्टेंस ऑफ वर्कर्स देन दे विल ट्राई टू बेस्ट देयर अचीव। मतलब कहने में सकती है, जब वर्कर्स काम करने जा रहे हो तो मैनेजर को वर्कर्स जो काम दे रहे हैं तो उसका एक स्टैंडर्ड टास्क बनाना चाहिए कि ये काम इतनी देर में हो जाएगा, ठीक है, कि नहीं ये काम 3 घंटे में होने वाला है कि 6 घंटे में होने वाला है। तो एक स्टैंडर्ड टास्क बनाना चाहिए, तभी जाकर उस टाइप का काम देना चाहिए ताकि वर्कर उस काम को कर सकें, ठीक है। यही कह रहा है इसमें, स्टैंडर्ड टास्क बिकॉज द स्टैंडर्ड टारगेट सेटअप कंसल्टेंट वर्कर्स एंड देन दे विल ट्राई टू बेस्ट डे अचीव, तभी वो क्या करेंगे, अच्छे तरीके से लेंगे।
टू हैव कॉपरेशन मैनेजमेंट शुड वेलकम गुड सजेशन। अब वर्कर को क्या करना चाहिए, वर्कर गुड सजेशन दे रहा है तो वर्क मैनेजमेंट को क्या एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है। एंड दे शुड बी रिवार्डेड फॉर द सजेशन, उनको रिवार्ड भी देना चाहिए, किसको, मैनेजमेंट को, वर्कर्स को रिवार्ड देना चाहिए। इससे क्या होगा, वर्कर्स क्या करेगा, टाइम टू टाइम क्या अच्छे से काम करेगा, कभी स्ट्राइक नहीं करेगा, कोई अनरीजनेबल डिमांड नहीं करेगा, ठीक है। और इससे क्या होगा, ओपन कम्युनिकेशन सिस्टम बना रहेगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है, ओपन कम्युनिकेशन सिस्टम बना रहेगा। अकॉर्डिंग टू टेलर देयर शुड बी ऑलमोस्ट इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट। ये कह रहा है कि इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए किसमें, वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में, ठीक है, ताकि कोई चीज़ की प्रॉब्लम ना हो सके। ऑल द डे लॉन्ग मैनेजमेंट शुड वर्क ऑलमोस्ट साइड बाई साइड विद वर्कर्स हेल्पिंग। पूरे दिन क्या करना चाहिए, मैनेजर को अपना काम भी करना चाहिए और वर्कर को हेल्प करना चाहिए और उनको इंकरेज करना चाहिए, और ताकि स्मूथ तरीके से काम हो सके, ठीक है। ये है हमारा क्या, इंडिविजुअल कॉपरेशंस। इसमें कुछ एग्जांपल दिए, पढ़ लीजिएगा। वाइल असाइनिंग अ जॉब टू वर्कर्स इफ मैनेजमेंट आस्क देम अबाउट देयर इंटरेस्ट एंड देन वर्कर असाइन अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट। पहले वर्क देने से पहले क्या, वर्कर के इंटरेस्ट समझना चाहिए, तभी क्या वर्क को देना चाहिए। डेफिनेटली वर्कर विल परफॉर्म इट मोर एफिशिएंटली, तो वर्कर क्या अच्छे तरीके से काम करेगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, फोर्थ हमारा क्या है, लास्ट हमारा, डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी पॉसिबिलिटी। इसमें क्या कह रहा है कि इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी डिपेंड्स द एफिशिएंसी ऑफ वर्कर। किसी भी इंडस्ट्री की एफिशिएंसी किस पर डिपेंड करती है, वर्कर की एफिशिएंसी पर डिपेंड करती है। वर्कर एफिशिएंसी डिपेंड अपॉन प्रॉपर ट्रेनिंग ऑफ द सिलेक्शन, कि वर्कर्स को अगर हम हायर किए तो उसको क्या करते हैं, हम प्रॉपर उसको ट्रेनिंग दें, उसका सिलेक्शन करें। टेलर ने यही कहा था, इंस्टेड ड्यू केयर शुड बी टेकन वाइल सेलेक्टिंग द एम्प्लॉयज एंड आफ्टर सेलेक्टिंग दे मस्ट बी job according to their qualification. Employees must be sent for training for time to time to update their knowledge. That will ensure great efficiency of prosperity of both company and workers. वर्कर्स को जब भी हायर करें तो उनकी क्वालिफिकेशन, उनकी नॉलेज, उनके एक्सपीरियंस की बेस पर हायर करें, और वर्कर्स को बराबर क्या करें, बीच में उसको ट्रेनिंग दे, कहीं नई नई जो अपडेशंस आती रहती हैं तो उसको नई नई ट्रेनिंग देते हैं, जिससे क्या होगा, वर्कर्स की इफिशियंसी बढ़ेगी और ऑर्गेनाइजेशन की इफिशियंसी भी क्या होगी, बढ़ेगी। स्टूडेंट, तो ये आपका क्या था, टेलर्स का आपका ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट था, साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब नेक्स्ट हमारा वीडियो क्या पढ़ेंगे हम लोग, साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ टेलर, ठीक है।